आइए प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपके ज्योग्राफी यूजीसी नेट जून 2023 के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको हम देखेंगे विद आंसर की। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आप चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 503 44 727। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको इसकी पीडीएफ विद आंसर की के साथ मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके साथ आपको ज्योग्राफी के 10 यूनिट्स की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम मोनू टिब्बी है और मैं फ़िलहाल जून 2023 यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। मैंने एमए मेरी मास्टर कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अभी फ़िलहाल पीएचडी में आगे एडमिशन लेंगे, पीएचडी करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्योंकि एक खुद ही फ़िलहाल अब पहले जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया वो अब अलग है, लेकिन अब जो क्वालिफाई करते हैं उनको पता होता है कि किस प्रकार का पेपर आता है, कैसे करते हैं तैयारी। तो करंट में फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ और आप भी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, मैं जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा नेट क्वालिफाई हो गया है, तो मैं एक एक जो बराबर में आपकी तैयारी कर रहा है वही आपको अच्छी तैयारी करवा सकता है, आपको गाइडलाइन दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके लिए अपने जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए दिसंबर 2023 के अंदर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं आपके लिए 10 यूनिट वाइज डेली टॉपिक वाइज यूनिट वाइज क्लास लेकर आऊँगा। फ्री बैच मैं लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल फ्री क्लासेज आपको मिलेंगी। ठीक है, अगर नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे 10 यूनिट्स के साथ, फर्स्ट पेपर के भी। और इसके साथ ही आपको 2006 से लेकर के 2023 तक के आज तक जितने भी पेपर हुए हैं जून और दिसंबर के, मॉर्निंग इवनिंग जितनी भी शिफ्ट है, ऑल टोटली क्वेश्चन पेपर विद आंसर की आपको मिलेगा। ये आपको चाहिए। इसकी मैं जल्द ही अपनी बुक लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं उनकी मैं 2006 से लेकर 2023 तक की ज्योग्राफी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मैं बुक जल्दी लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है ये 93 503 44 727 पर आपको मिल जाएगी। और फ्री बैच बिल्कुल। ठीक है, कोई आपको बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल आपको। और बहुत सारी किताबें भी बताऊंगा मैं। और आपको कल यूट्यूब से पढ़ करके आप नेट क्वालिफाई नहीं कर सकते, आपको बुक पढ़ने की हैबिट डालनी होगी। अगर आप बुक पढ़ेंगे तभी आपका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई होगा। हाँ, यूट्यूब से आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप यूट्यूब पर डिपेंड न रहें, एक माध्यम से डिपेंड न रहें। आप यूट्यूब, गूगल, ठीक है, खुद के नोट्स बनाएं, दूसरे स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने अब एग्ज़ाम दिया था, हमने डिस्कशन किया था, और मेरे जो सहपाठी हैं और यार दोस्त मित्र हैं उनके साथ मैंने डिस्कशन किया था। तो वही क्वेश्चन जो डिस्कशन किए थे 3-4 तो वही क्वेश्चन आ गए। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है, तो आप ऐसे भी करें। चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन आया देख सकते हैं आप। पहला जो क्वेश्चन आया है कि ग्रिफिथ टेलर ने नगरों की आयु आधारित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। हाँ, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि ग्रिफिथ टेलर है, उन्होंने आपकी तरुणावस्था, ठीक है, युवावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है, तो इस प्रकार 2-3 स्टेजेस पे इन्होंने बांटा था। ठीक है, यानी कि जैसे एक मनुष्य होता है, मनुष्य की भी अलग अलग होती है। जैसे शुरुआत में बच्चा होता है, फिर थोड़ा वो युवा बन जाता है, उसके बाद में वो 30-35 के प्लस होने के बाद वो 65 प्लस हो जाता है, तो उसके वृद्ध अवस्था में काउंट होता है। तो इसी प्रकार नगर भी है, वो अलग अलग स्टेज से गुजर के लास्ट में ख़त्म हो जाते हैं। शुरुआत में उनका उदय होता है, फिर वो युवा अवस्था में आ जाते हैं, फिर उनका लास्ट में जाकर के वृद्ध अवस्था में अंत हो जाता है। तो इस प्रकार इन्होंने अलग अलग स्टेजेस दी थी। अगला स्टेटमेंट कहता है कि हैरिस ने मानक विचलन की शुद्ध सांख्यिकी विधि का प्रयोग नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण हेतु किया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला है हाइट का खंड मॉडल अमेरिका नगरों में घरों के किराए के स्थानिक प्रतिरूपों के अध्ययन पर आधारित था। हाँ, बिल्कुल ठीक है। होमर हाइट थे, उन्होंने जो सेक्टर थ्योरी, ठीक है, ये देखिएगा इंग्लिश में अच्छी तरीके से याद रखिएगा। सेक्टर मॉडल जो इन्होंने दिया था होमर हाइट ने, ठीक है, तो वो इन्होंने दिया था अमेरिका के आधार पर। ठीक है, उसके बाद में चंडीगढ़ ली कार्बूजियर द्वारा, केनबरा वाल्टर बर्ली द्वारा, ग्रिफिन द्वारा नियोजित किए गए। हाँ, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो ये जो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, सी और डी। तो ये किस ऑप्शन में देख सकते हैं आप, तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला आया हुआ है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कहता है कि जो आपकी सूर्य के प्रकाश की अवधि, ठीक है, वायुमंडलीय दबाव, सापेक्ष आर्द्रता, वाष्पीकरण, दूसरी तरफ हाइग्रोग्राफ, पेन, इवेपोरोमीटर, कैम्पबेल रोट्स रिकॉर्डर, ठीक है, स्टोक्स रिकॉर्डर और बैरोमीटर। तो यहाँ आपको पता है कि जो वायुमंडलीय दबाव है उसको किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से, यानी कि जो दबाव है उसको किस में मापा जाता है, बैरोमीटर यंत्र होता है उससे मापते हैं, और वायुदाब को मिलीबार में मापते हैं, ठीक है। तो वायुदाब का आविष्कार किसने किया था, बरोनी ने किया था, वायुमीटर जो यंत्र उसका आविष्कार। और सबसे ज़्यादा जो वायुमंडलीय दबाव है वो कहाँ पाया जाता है, समुद्र तल पर पाया जाता है, 1013 मिलीबार, ठीक है। और जैसे जैसे हम क्या है कि जो टेम्परेचर है और दबाव का रिलेशन उल्टा होता है वायुमंडलीय दबाव का। अगर तापमान ज़्यादा है तो वायुमंडलीय दाब कम होगा, अगर वायुमंडलीय दाब ज़्यादा है तो तापमान कम होगा। तो उल्टा रिलेशन होता है वायुमंडलीय दबाव का और तापमान का, ठीक है। अगला है कि आपकी सापेक्ष आर्द्रता, तो वो आपका हाइग्रोमीटर, यानी कि ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है, उसके साथ हाइग्रोमीटर द्वारा। सूर्य के प्रकाश की अवधि को जो माना जाता है कैम्पबेल रोट्स स्टोक्स रिकॉर्डर के द्वारा, ठीक है। और वाष्पीकरण को पेन पैरोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मैचिंग करेंगे। तो इसका देखते हैं हम क्या दे रखा है मैचिंग करने में। तो आपका ये देखिएगा कि बी का 4 किसके अंदर देखिएगा, बी का 4 3 के अंदर है, लेकिन आपका डी का 2 इसके अंदर ही है। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम हिंदी मीडियम वालों के लिए। स्टेटमेंट थोड़ी सी फोटो को मैं एक साइड कर लेता हूँ, चलिए देखिएगा। अब देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन WTO के लाभों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले इसका जो है कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार विवादों का रचनात्मक ढंग से समाधान किया जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। WHO जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था, 1995 में बनाया था। इससे पहले WHO का नाम क्या था, गेट था, ठीक है। तो गेट का नाम बदल करके 1995 में क्या कर दिया गया, WTO वर्ल्ड, मैंने गलती से बोल दिया WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका नाम पहले क्या था, गेट था, ठीक है। उसके बाद में अगला कहता है उदारीकृत वैश्विक व्यापार उत्पादों उनकी गुणवत्ता के लिए अधिक विकल्प प्रदान करता है, ये भी ठीक है। नियम सबका जीवन मुश्किल कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जो नियम है वो सबका, देखिए व्यापार के अंदर नियम तो बनाने पड़ते हैं, ऐसे तो कोई व्यापार होता नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। उदारीकृत व्यापार रहन सहन की लागत में कमी करता है और यह तंत्र विवादों को बढ़ावा देता है। तो भाई साहब विवादों को बढ़ावा नहीं देता, विवादों को तो सुलझेड़ा करता है, उनको सुलझाता है। तो इसके जो सही क्वेश्चन को स्टेटमेंट 1, 2, ठीक है, और डी। तो ABD किसके अंदर है, देखिएगा ABD। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन ये PDF डाउनलोड की थी तो कुछ क्वेश्चन गायब हो जाते हैं कई बार। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महासागरीय जल धाराओं की विशेषता से सम्मिलित, ये क्वेश्चन है आपका। तो ये क्या कहता है, देखिएगा कि महासागरीय जल की विशेषताओं में सम्मिलित है। तो महासागरीय धाराओं का वितरण महासागरीय जल के घनत्व के वितरण द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जो ताप महासागरीय जल धाराओं के घनत्व पर तो डिपेंड करता ही है, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो जल का घनत्व चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या है मतलब धाराएं चलती है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। उष्णकटिबंधीय महासागरों द्वारा ऊष्मा की क्षति वायुमंडलीय परिसंचरण के संचालन के लिए आवश्यक ऊष्मा का प्रमुख स्रोत है। हाँ, उष्णकटिबंधीय महासागरों द्वारा, यानी कि जो आपकी उष्णकटिबंधीय महासागर है, जैसे कि आपकी पृथ्वी होगी, ठीक है,
और यहाँ जो आपका इक्वेटर लाइन है इसके पास मतलब इक्वेटर लाइन के आसपास टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण क्या है, मतलब सीधी सूर्य की रोशनी पड़ती है तो यहाँ का जो जल है वो गर्म हो जाता है, जिसके कारण जो गर्म जल है, इनकी गर्म धाराएं जैसे गल्फ स्ट्रीम की धाराएं हैं वो क्या है ठंडे क्षेत्रों की तरफ चलने लग जाती है। ठीक है, तो इसलिए मतलब एनर्जी मिलती है, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से जो महासागरीय धाराएं उनको एनर्जी मिलती है, टेम्परेचर बढ़ता है तभी भी आगे की ओर बढ़ती हैं, यानी कि ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगले स्टेटमेंट क्या कहता है कि उष्णकटिबंध में महासागरों द्वारा अवशोषित अधिकांश ऊष्मा ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवाष्प के रूप में निर्मुक्त हो जाती हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में देखिएगा जलवाष्प के रूप में निर्मुक्त नहीं होती। ठीक है, अगला है उच्च अक्षांशों पर जल की लवणता कम होती है। हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक तो बी स्टेटमेंट ठीक है और एक आपका इसका बी और डी हो जाएगा। हाँ, बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च अक्षांशों पर जो जल की लवणता कम होती है, हाँ सीधी सी बात है कि वहाँ बर्फ ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसके कारण क्या है वहाँ वाष्पीकरण भी कम होता है। जो ध्रुवीय क्षेत्र आपके, इस बात को कैसे समझेंगे आप, ये भूमध्य रेखा है और ये ध्रुवीय क्षेत्र है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ जो है ना आपका मतलब एक तो यहाँ सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है, ठीक है, जिसके कारण वाष्पीकरण नहीं हो पाता। लेकिन अगर जब वाष्पीकरण होता है भूमध्य रेखा पर तो वहाँ क्या हो जाता है कि जो जल तो वाष्पीकरण हो जाता है लेकिन नीचे रह जाता है नमक यानी कि साल्ट। ठीक है, जिसके कारण लवणता ज़्यादा होती है। लेकिन ध्रुवीय जो क्षेत्र है वहाँ पर लवणता कम क्यों होती है, क्योंकि एक तो वहाँ सूर्य का प्रकाश कम पहुँचता है तो वाष्पीकरण कम होता है, दूसरी वहाँ बर्फ़ पाई जाती है तो जो बर्फ़ होती है उसके अंदर लवणता कम होती है। ठीक है, और बर्फ़ से थोड़ी मोटी बर्फ़ पिघलती है तो समुद्र का जो जल है समुद्रों में आ जाता है वो जल, और जिसके कारण उसकी लवणता कम हो जाती है। तो इसका बी और डी स्टेटमेंट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला देखिएगा, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि अगर टॉपिक सिलेबस के अंदर आप जाकर देखेंगे ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, यानी कि ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी में जब आप शुरुआत में इस टॉपिक की शुरुआत करते हो तो यू फू तुआन का नाम लेते हैं कि मानवतावादी भूगोल के जनक कौन है। ठीक है, तो वो कौन है, यू फू तुआन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यू फू तुआन कहाँ के हैं, ये चीन के हैं, चीन के भूगोलवेता हैं। ठीक है, तो और स्मिथ क्या है, एक क्या है आर्थिक भूगोलवेता है। ठीक है, और शेफर क्या है, इन्होंने अपवादवाद को हवा दी थी। शेफर क्या थे, इन्होंने अपवादवाद को हवा दी थी। अगर सोजा के बारे में अगर आपको कुछ पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। ऐसे मतलब जो ऑप्शन आए हो ना उनका याद कर लीजिएगा, उनका रिलेटेड नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, उनसे रिलेटेड पड़ोसी कॉन्सेप्ट इसे बोलते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन पेपर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए यू फू तुआन। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल ये क्वेश्चन मैं जब मैं तैयारी कर रहा था तो बिल्कुल ऑब्जर्व करके गया था कि जो आपकी जनसंख्या नीति है, बिल्कुल देखिए बेसिक से क्वेश्चन उठा लिया है। सिलेबस के अंदर आपको भारत की जनसंख्या नीति दे रखी होगी। ठीक है, सिलेबस में दे रखी है, आप जब देखोगे आप। ठीक है, तो उसके अंदर से ही क्वेश्चन उठा लिया कि 2000 की जो जनसंख्या लंबी अवधि के उद्देश्य में जनसंख्या स्थिरीकरण की खालिस्तान वर्ष तक है, तो 2045 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2045 बिल्कुल। ठीक है, ये मैं बिल्कुल ऑब्जर्व करके गया था कि शायद ये क्वेश्चन आ सकता है, और जब क्वेश्चन वहाँ स्क्रीन पर मैंने देखा तो बड़ी हैरानी हुई मुझे। ठीक है, और बड़ी खुशी भी हुई कि मैंने ये क्वेश्चन ऑब्जर्व किया था, और ये मैंने कई स्टूडेंट थे जो मेरे यार दोस्त थे उनके साथ मैंने डिस्कशन भी किया था और ये क्वेश्चन यहाँ आ गया। ठीक है, तो ऐसे जब आप तैयारी करते हैं बड़ी खुशी होती है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से यायावर जनजाति उत्तरी फिनलैंड में रह रही है। ठीक है, तो उत्तरी फिनलैंड में कौन सी है, लेप्स आपकी उत्तरी फिनलैंड में रह रही है। ठीक है, लेप्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। किर्गिज आपकी वो मध्य अफ्रीका में है। युकागिर है वो भी आपकी कहाँ पड़ेगी, उत्तरी ध्रुव के पास ही है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव के जो एरिया जैसे उत्तरी अमेरिका वगैरह वहाँ पर पाई जाती है। वॉलर पीरी ये कहाँ पाई जाती है, अगर आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट में मुझे बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
ये क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2021 में भी आया था, पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था। इन्वायरमेंट की जो सम्मेलन है, सीक्वेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन छूटता ही नहीं है। पिछली जब अक्टूबर में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके अंदर पूछ लिया गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो आपको पता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ओजोन परत से रिलेटेड है। कहाँ हुआ था? कनाडा के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1987 में, ओजोन को बचाने के लिए। ठीक है, सतत विकास। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस ऑप्शन देखते कैसे उड़ाना हो दे सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं रह पाते तो आपको बताइए, जो CPO-21 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये सबसे लास्ट में आई थी। तो 3 ऑप्शन में सबसे लास्ट में है। लेकिन जो आपका पृथ्वी सम्मेलन है वो 1992 में हुआ था। तो और ये सबसे पहले ऑप्शन डी यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था। ठीक है, तो डी और ए किसके अंदर है लास्ट में, तो डी और ए की ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। तो सबसे पहले आ जाएगा डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके बाद में बी पृथ्वी सम्मेलन 1992। ठीक है, उसके बाद में सतत विकास पर सम्मेलन। ठीक है, सी, और उसके बाद में ऑप्शन ए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21। ठीक है, और जो आपकी सतत विकास जो रिपोर्ट है वो जो कोप सम्मेलन 21 है उसके अंदर ही बनाई गई थी। ठीक है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड वीडियो भी मैं बनाऊंगा आपके लिए इन सभी टॉपिक्स पर। ठीक है, तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन नहीं आता ही आता है, इसको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन से कथन पिरेशन के उत्पाद सहसंबंध गुणांक के संदर्भ में प्रासंगिक है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी और सी। बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इसका देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं इसका। ठीक है, ये शायद मेरा क्वेश्चन जब मैंने किया था शायद गलत हो गया था, एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस। ठीक है, कि कौन सा मॉडल मानव पारिस्थितिकी के अध्ययन पर आधारित है? तो जो बर्गेस का है सेकेंडरी वैल्यू मॉडल जो है वो मानव पारिस्थितिकी आधारित है। हेगस्टैंड का इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल, जेलेंस्की का मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल पॉपुलेशन से रिलेटेड है, वेबर का लोकेशन मॉडल। ठीक है, लोकेशन मॉडल यानी कि औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत इन्होंने दिया था, सबसे पहले इनका ही सिद्धांत था। ठीक है, आप इनके सन याद कर लीजिएगा कि अगली बार पूछा जा सकता है कि हेगस्टैंड ने कब दिया था, या पूछ ले कि जेलेंस्की ने कब दिया था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कंटेंट आप याद कर लीजिएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, फसल संयोजन प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अंदर है, कृषि पारदर्शीकरण के लिए एक अच्छा आधार प्रदान करते हैं, कृषि उत्पादकता का अध्ययन करने में सहायता करते हैं, और कृषि नीति तैयार करने में सहायता करता है, कृषि की योजना विकास के लिए कृषि जलवायु क्षेत्र के कृषि पच्चीकारी यानी कि मोजाइक का व्यापक समझ प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा कि उस विद्वान का पहचान कीजिए, सर्वप्रथम चीन के कार्य क्षेत्रों कोयला क्षेत्रों की जानकारी दी और मानचित्र बनाया था। तो आपका रिच्टोफेन है, एक ही जोग्राफर है जो चीन के हैं, जिनका नाम है आप याद रख लेना, कौन है? रिच्टोफेन। एक बार सही से इसको लगा देता हूँ मैं सिंबल्स, कौन है? रिच्टोफेन। ठीक है, तो रिच्टोफेन है वो चीन के एकमात्र भूगोलवेत्ता है जिन्होंने चीन का भूगोल लिखा था। इनकी जो रचना है वो क्या है? इनकी रचना की अगर मैं बात करूं वो क्या है? चीन का भूगोल। ठीक है, चीन का भूगोल इन्होंने लिखा था। ठीक है, और बात कर लेते हैं रेडजेल। तो रेडजेल क्या है? आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी के पिता है। ठीक है, इन्होंने इन्वायरमेंट पर्यावरण निश्चयवाद पर बल दिया था। ठीक है, रेडजेल की शिष्या कौन थी? चर्चिल सेम्पिल। ठीक है, और उसके बाद में हम बोल्ट की बात करते हैं
तो हम्बोल्ट क्या है, आधुनिक कार्ल रिटर और हम्बोल्ट क्या है, आधुनिक भूगोल के पिता कहे जाते हैं, कार्ल रिटर और हम्बोल्ट को। हम्बोल्ट ने क्या की थी, हम्बोल्ट की रचना है कोसमोस, हर बार पूछी जाती है कोसमोस, ठीक है। हम्बोल्ट की जो धारा है, यानी कि जो पेरू की धारा है, पेरू के तट पर कहाँ पड़ती है, प्रशांत महासागर के, उसकी धारा की खोज भी इन्होंने की थी, ठीक है। इन्होंने कहाँ कहाँ यात्रा की थी, अमेजन नदी क्षेत्र का भी इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। तो और इनकी कोसमोस जो पुस्तक है उसको आप याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में कार्ल रिटर आराम कुर्सी के भूगोलवेत्ता इन्हें कहा जाता है, कार्ल रिटर को आराम कुर्सी के भूगोलवेत्ता कहा जाता है, ठीक है। और यानी कि इनकी जो तुलना है वो की जाती है, इनकी तुलना हम्बोल्ट और कार्ल रिटर की देख लीजिएगा, बहुत बारी क्वेश्चन इससे आता है। कार्ल रिटर की अर्धकुंडे इनकी पुस्तक है, अर्धकुंडे, ठीक है। कार्ल रिटर की पुस्तक कौन सी है, अर्धकुंडे, ठीक है, तो आपको याद रखनी है। आगे हम बात कर लेते हैं, इलिस्ट्रेशन ऑफ द हेटोनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका जॉन प्लेफेयर ने, ठीक है। आपको वैसे ही इसको कर सकते हैं, जेम्स हटन ने क्या दी थी, एकरूपतावाद की अवधारणा दी थी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जेम्स हटन ने एकरूपतावाद की अवधारणा दी थी, और इसके साथ इन्होंने कहा था कि आदि का न तो कोई अंत है, न उसका कोई भविष्य है, इस प्रकार की स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा कि जो प्रक्रियाएं पृथ्वी पर आज चल रही है वो हजारों साल पहले भी चल रही थी, तो एकरूपतावाद की ये अवधारणा थी, ठीक है। उसके बाद में विडाल डी लाप्लास है, संभववाद, पॉसिबिलिज्म की जो अवधारणा इन्होंने दी थी, इनकी पुस्तक है फ्रांस का भूगोल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कंटेंट से याद रखिएगा। ईसा बोमेन, ठीक है, ईसा बोमेन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर है ये भी, ठीक है। विडाल डी लाप्लास से रिलेटेड हर बार आता है क्वेश्चन, ठीक है। संभववाद ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अगर बात करें कि संभववाद जो पॉसिबिलिज्म है उसकी जो शब्द है वो सबसे पहले फेब्रे ने दिया था, लेकिन जो संभववाद यानी कि पॉसिबिलिज्म है उसकी अवधारणा को पूरा मतलब टॉप पर ले जाने का कार्य वो विडाल डी लाप्लास ने किया था। फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे, ठीक है, फ्रांस का भूगोल इन्होंने लिखा था। उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं हम, आपका ये मैचिंग का है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका पुस्तक है ए अहमद सोशल ज्योग्राफी, ठीक है, ए अहमद की क्या है सोशल ज्योग्राफी, तो इस सी का दो हो जाएगा, देखिएगा सी का 2, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो किसके अंदर है सी का 2, एक ही पुस्तक का आपको नाम याद है तो भी हो जाएगा, सी का 2 इसके अंदर ही है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। अर्बन सोशल ज्योग्राफी एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद में बी का 4, फोटो को थोड़ा एक बार साइड में कर लेता हूँ मैं, यहाँ कर लेता हूँ फोटो को, तो इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग सी का डी का 1 हो जाएगा। जे एम रूबेस्टीन, इसका द कल्चरल लैंडस्केप एंड इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, ये हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, पोषक स्तर में उत्पादकों में सम्मिलित है, ठीक है। तो आपको पता है ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों का सवाल है बिल्कुल, ठीक है। तो इसके अंदर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी। कैसे, प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे, यानी कि जो प्रोड्यूसर है कौन है, हरे पौधे। आपको सबसे पहले पता है कि ये सूर्य है आपका, ठीक है, सूर्य से जो पौधे हैं वो प्रकाश लेते हैं, सूर्य का प्रकाश फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद में क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, जो शाकाहारी होते हैं जैसे कीट पतंगे, ठीक है, उनको कौन खाते हैं, मेंढक वगैरह खाते हैं। तो ये जो आपके उत्पादक प्रोड्यूसर कौन है, हरे पौधे हो गए, आपके प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हो गए, रसायन संश्लेषी जीवाणु हो गए, ये सारे क्या आ जाते हैं, यानी कि खुद ये वस्तुएं यानी कि ये भोजन बनाते हैं। और मेंढक क्या उत्पादकों में ये क्या, मेंढक क्या उपभोक्ता है, ठीक है, कंज्यूमर है ये, ठीक है। तो ए बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया हुआ था। अगला देखिएगा कि अनुसूचित जातियों का उच्च संकेंद्रण भारत के सतलुज गंगा के मैदानों में है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है,
क्योंकि आपको पता है कि जो एससी कैटेगरी के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा आपके कहाँ यूपी में पाए जाते हैं और आपके पंजाब में पाए जाते हैं, ठीक है। एक में परसेंटेज के मामले में, एक संख्या के मामले में। तो आपको सतलुज गंगा के मैदान यानी कि यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा एससी कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। उसके बाद में निरपेक्ष संख्या में संदर्भ में ईसाइयों की सर्वाधिक संख्या भारत के केरल राज्य में है। हाँ, ईसाई धर्म के जो लोग हैं, ईसाई को मानने वाले, वो केरल राज्य में है। तो दोनों स्टेटमेंट आपको सत्य हो जाएगी, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल मतलब पूछा जाता है। आप ना बहुत सारे ज्योग्राफर हैं, चाहे वो भारतीय ज्योग्राफर हैं, ठीक है, चाहे वो आपके यूनानी है, रोमन है, फ्रांसीसी है, अमेरिकी है, इनकी सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। हर बार इससे क्वेश्चन आता ही आता है, बिल्कुल पेपर में छपता है हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, आपका जो सबसे पहले आपका हो जाएगा इरेटोस्थेनीज, तो आएगा नहीं। सबसे पहले आपका फिकेटियस, ठीक है। उसके बाद में आपका सबसे पहले CAD, ये आपका इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका सबसे पहले C हिकेटियस, A इरेटोस्थेनीज, D हिप्कारस और B पोसिडोनियस, ठीक है। तो इस प्रकार इनका सीक्वेंस आप याद रखिएगा। इरेटोस्थेनीज क्या है, यानी कि भूगोल के पिता, ठीक है, ठीक है। और पोसिडोनियस हिप्कारस, इनके बारे में आप थोड़ा डिटेल देख लीजिए, 2-2, 3-3 कार्य हैं इनके, वो आप देख लीजिएगा। इरेटोस्थेनीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्योग्राफिया इनकी पुस्तक थी इरेटोस्थेनीज की, कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या हुआ है देखिएगा कि सामान्य रूप से भूकंप में से उत्पन्न होने वाली समुद्री तरंगें दीर्घगुरुत्व तरंगों के समान आचरण करती हैं। यानी कि सामान्य रूप से भूकंप से उत्पन्न होने वाली समुद्री तरंगें दीर्घगुरुत्व यानी कि ऊंची लहरें पैदा होती है भूकंप से, ठीक है। लघु लंबाई वाली समुद्री तरंगें तेजी से अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है। यानी कि लघु लंबाई यानी कि कम लंबाई वाली, ठीक है, तेजी से अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है, जबकि दीर्घ तरंग अधिक समय लेगी। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ही सही है, ठीक है। अगला देखिएगा, ये आपका आंदोलन वाला सीक्वेंस वाला एक बार इसके बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक मिनट रुक जाइएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा देता हूँ मैं एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए, पेडी प्लेन और हिसेलबर्ग किस अपर्दन चक्र की जीर्णावस्था के लक्षण है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, वायुड चक्कर हो जाएगा, वायुड चक्कर, ठीक है। तो आपको हिसेलबर्ग क्या है, अपर्दन होने के बाद क्या है, ऐसे आपको जो क्या है कुछ चट्टानी भाग, उभरा हुआ भाग रह जाता है, जिसे हम हिसेलबर्ग कहते हैं, ठीक है। तो हिसेलबर्ग आपको पता है वायु अपर्दन द्वारा मिश्रित कला करती है, तो वायुड चक्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन जो आपका ना वो मैचिंग में आया हुआ है, इनकी आपको जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है ना वहाँ इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आया। देखिएगा, जो ब्राज़ील की जो धारा है ना, ब्राज़ील की गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम की धारा से कौन सी धारा मिलती है, लेब्राडोर की धारा। जो आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर है इस साइड से तो गल्फ स्ट्रीम की धारा जाती है गर्म, और ऊपर से लेब्राडोर की धारा आती है आपकी, ठीक है। तो ये मिलती है, तो यहाँ कुहारा बनता है, यहाँ गल्फ जो आपकी ग्रांड बैंक जहाँ मछली यानी कि गर्म ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ प्लैंकटन आ जाते हैं, और जिसके कारण वहाँ मतलब तापमान अनुकूलन हो जाता है, वहाँ मछली उत्पादन ज़्यादा होता है। इसलिए जहाँ गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की धारा मिलती है वहाँ क्या होता है, आपका ग्रांड बैंक स्थित है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन के मामले में प्रसिद्ध है। ये कहाँ पड़ेगा, आपका उत्तरी अमेरिका का जो तट है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, ठीक है, इस साइड आपका पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो ब्राज़ील की धारा है ना वो आपका कहाँ पड़ेगी, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, फोकलैंड की धारा। ब्राज़ील की धारा के साथ फोकलैंड की धारा मिलती है, तो वहाँ पर भी कुहासा यानी कि कोहरा पैदा होता है, ठीक है। क्यूरोसिरो धारा, उसके बाद में आपके देखें अगुलहास की धारा, यह आपकी हिंद महासागर के अंदर पड़ेगी, ठीक है। इधर से आपकी मेडागास्कर के पास एक अगुलहास की धारा होती है, और पश्चिमी पवन ये क्या ठंडी धारा है, ये आपकी दक्षिणी हिंद महासागर की है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में क्यूरोसिरो धारा और ओयोसियो धारा, ठीक है। तो जो ओयोसियो धारा है वो ठंडी धारा है और क्यूरोसियो धारा है वो गर्म धारा है। ये आपके कहाँ पड़ेगी, प्रशांत महासागर के अंदर, चीन के पूर्वी तट के पास ये सारी ये धाराएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कहता है कि विश्व के निम्नलिखित देशों में से किस देश में कृषि जलवायु कारणों से गंभीर रूप से नियंत्रित है। तो आपको पता है जो कनाडा है, आपको पता है कि चिनूक जो आपकी स्थानीय पवन है वो रॉकीज पर्वत से नीचे की तरफ आती है, तो वहाँ क्या है यानी कि नीचे उतरती है, तो वहाँ क्या है टेम्परेचर को अनुकूलन कर देती है, यानी कि वहाँ के टेम्परेचर को कम कर देती है, तो जिसके कारण क्या है वहाँ खेती करना संभव हो जाता है। तो आपको पता है कि जो कनाडा देश है उसकी लोकेशन आप देखेंगे तो वो उत्तरी ध्रुव के नज़दीक है, ठंडा इलाका है, तो वहाँ गर्मी सर्दी का मतलब पूरा इफेक्ट है कृषि पर सबसे ज़्यादा, यानी कि जलवायु वहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो इसलिए कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र में किस तकनीक में अंतराल अगणितीय में वृद्धि प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो इसका समघनत्व हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा समघनत्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एलसी वृत्त किस अवधारणा के लिए जाने जाते हैं। तो ग्रामीण शहरी सातत्य, ठीक है, इसका हो जाएगा। जो आपका प्राइमरी सिटी है जेम्स हटन ने दिया था, प्राइमरी सिटी किसने दिया था, जेम्स हटन ने दिया था। रूरल, उसके बाद में सेंटर प्लेस थ्योरी क्रिस्टालर ने दी थी। सन नगर की अवधारणा किसने दी थी, ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप इनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि भारत 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम न्यूनतम से अधिकतम की ओर। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कम आपको कहाँ मिलेगा, वो उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेगा सबसे कम, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेगा। और सबसे ज़्यादा तो आपका ABCD, ये राइट आपका ABCD सही सीक्वेंस है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगले बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो कार्बन सिंक है शब्दावली का उपयोग किस एक के लिए किया जाता है। वो किसके लिए किया जाता है, वनों के लिए किया जाता है। कार्बन सिंक है उसका किसके लिए, वनों के लिए किया जाता है। अगले हम बात कर लेते हैं, जो आपका ये क्वेश्चन मैंने ऑब्जर्व किया था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है लवणता से रिलेटेड, पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, अब की बार भी आ गया। तो आधार पर आरोही क्रम यानी कि न्यूनतम से अधिकतम की ओर लगाएं, यानी कि सबसे कम लवणता सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक लवणता है वो लाल सागर में पाई जाती है भाई इनके मुकाबले। तो ए किस में लास्ट में है, 2 ऑप्शन में है, ठीक है, इसमें है, इसमें है, तो डी को आप काट दीजिए, जिसमें डी लास्ट में वो कट जाएगा। और अब ए वाले के आगे में देखिएगा काला सागर, इसमें है बाल्टिक सागर, तो इसके अंदर आ जाएगा आपका बाल्टिक्स, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कौन सा भूभाग दक्षिण भूमध्य उच्च भूमि संबंधित नहीं है। तो आपका जो आपके नर्मदा घाटी भी इससे इसमें है, लेकिन बुंदेलखंड उच्च भूमि है वो इसके अंदर नहीं है, ठीक है, बुंदेलखंड उच्च भूमि ये अलग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 2 ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है, एक बुंदेलखंड ए वाला, एक ए और बी, विंध्य कर भूमि, रुहेलखंड का मैदान, नर्मदा घाटी, ये तो है इसके अंदर, लेकिन ये नहीं है, सॉरी उच्च भूमि से संबंधित है, तो इसका सी और डी हो जाएगा, सी और डी इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, जो आपका कुमजावांग दर्रा अवस्थित है, तो ये कहाँ पड़ेगा आपका, ये पड़ेगा आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो देखिएगा ऐसा दर्रा पूछ लिया गया जो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ऐसे ही कई बार पूछ लिए जाते हैं, आपने इम्पोर्टेंट रटे हैं लेकिन वो नहीं आए, यहाँ अनइम्पोर्टेंट ही दर्रे आ गए, पता नहीं कहाँ से उठा लिया ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। कौन सा ग्रीनलैंड के निकट अवस्थित है, तो ये आपका टेलीग्राम का पठार है, वो ग्रीनलैंड के नज़दीक है। टेलीग्राम के लिए जो तारे बिछाई गई थी उसके कारण इसका टेलीग्राम पठार नाम रखा गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ तारे बिछाई गई थी टेलीग्राम के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। चलिएगा, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसकी PDF चाहिए बाकी आप PDF देख लीजिएगा, ठीक है। और आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई गलती हो तो आप मुझे बता सकते हैं, बाई चांस किसी एक आधे क्वेश्चन का गलत
आंसर दे दिया तो मैंने, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मोस्टली ठीक है, मैंने सही क्वेश्चन देने का मतलब आपको पूरा का पूरा अपनी जो एक्सपीरियंस को अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पूरा देखने धन्यवाद है।